हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गाइडेंस प्लेटफॉर्म। आज हम लोग जीके के कुछ टॉपिक्स करेंगे फॉर यूपी एपीओ मेंस। अब आपका 10 दिन में एग्ज़ाम होने ही वाला है, नो डाउट। और उसके लिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जीके के लिए। स्पेशली आपकी 50 नंबर्स की जीके आ रही है, तो अभी हम ये कुछ टॉपिक्स देखते हैं जिससे आपको लिखने के लिए वो सारे टॉपिक्स कुछ ना कुछ आ सकता है। तो हम चलिए पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपका वही अधिनियम है जो आपका 33% रिजर्वेशन आया है वुमेन्स के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो वही है आपकी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो आइए इसका देखते हैं। 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 ऑल्सो नोन एज नारी शक्ति वंदन अधिनियम। This act mandates a 33% one-third reservation for women in the Lok Sabha, State Legislative Assembly and Delhi Legislative Assembly. This historic act passed in September 2023 seeks to enhance women participation in politics and will apply to SC/ST reserved seats as well. ठीक, तो आपका ये 33% one-third है और 106 अमेंडमेंट एक्ट है, ये याद रखिएगा। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है। हिस्टोरिक एक्ट पास किया गया है 2003 में और ये अप्लाई होगा ST/ST रिजर्व सीट्स में भी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स क्या क्या आ सकते हैं? आर्टिकल 330A, 332A एंड अमेंड हो सकता है आर्टिकल 239AA जो आपका दिल्ली से रिलेटेड है। टू प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट्री एंड स्टेट बॉडीज। कौन कौन से? 330A, 332A एंड 239AA, ठीक है, ये याद रखिएगा। 330A, 332A, 339AA, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन क्या है आपका कि रिजर्वेशन है वो कब आएगा? आफ्टर फर्स्ट, अभी जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगा उसके बाद ये रिजर्वेशन इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, जो फर्स्ट सेंसन की बात होता है। ड्यूरेशन क्या है? रिजर्वेशन है सेट फॉर 15 ईयर्स और पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट। अभी तो 15 साल के लिए, बाद में एक्सटेंड कर सकती है पार्लियामेंट। सीट्स रिजर्व्ड होंगी फॉर वुमेन, रोटेटेड होंगी आफ्टर ईच डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। कोटा कितना है? 1/3 इंक्लूड्स अ कोटा विद इन द एग्जिस्टिंग सीट्स। जो आपके एग्जिस्टिंग सीट्स में है SC/ST में, उसमें ये कोटे इंक्लूड है। एक्ट पास किया गया है यूनानिमसली इन राज्यसभा विद अ नियर यूनानिमस सपोर्ट इन द लोकसभा एमिंग टू एड्रेस द जेंडर गैप इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आपका ये क्वेश्चन एक आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब आइए आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का 130th अमेंडमेंट बिल 2025। कॉन्स्टिट्यूशन का 130 अमेंडमेंट बिल जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में बाय अमित शाह, होम मिनिस्टर। ये प्रपोज करता है कि मैंडेटरी रिमूवल या फिर रेजिग्नेशन जो होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, CM के लिए और मिनिस्टर्स के लिए, अरेस्टेड फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल बाय 5 और मोर ईयर्स इंप्रिजमेंट इफ डिटेन फॉर 30 कंसेक्यूटिव डेज। अगर कोई PM, CM या मिनिस्टर्स जो होंगे अगर 30 दिन के लिए किसी भी इंप्रिजमेंट के किसी भी ऑफेंसेस के लिए अगर इंप्रिजन किए जाते हैं और वो भी ऑफेंसेस कौन सा है? पनिशेबल बाय 5 ईयर और मोर, तो उस केस में क्या होगा? मैंडेटरी रिमूवल और रेजिग्नेशन होगा। तो उसका बिल अभी आया है, ठीक है, बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी सिर्फ बात चल रही है इस पर, ठीक है। पर्पस क्या है? ताकि हम पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को और इंश्योर कर सकें। इंडिविजुअल जो क्रिमिनल चार्जेस फेस करते हैं, सिर्फ ये ना हो कि हाई पब्लिक प्रोफाइल्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। मिनिस्टर्स और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं PM, CM, उनको डिटेन अगर किया जाता है तो वो रिजाइन कर देंगे 31st डे में, या फिर ऑटोमेटिकली उनका जो ऑफिस वो होल्ड कर रहे हैं वो सीज हो जाएगा। अप्लाई होता है ये यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, CM सब पे। रीअपॉइंटमेंट क्या है कि जो बिल है वो परमानेंटली डज नॉट परमानेंटली बार अ रिमूव्ड मिनिस्टर फ्रॉम बीइंग रीअपॉइंटमेंट। अब क्या है, जिसको रिमूव कर दिया गया है उनको बार नहीं किया गया है कि रीअपॉइंटमेंट के लिए। वो रिमूव जो किया गया है बाद में अगर मान लीजिए अब वो अक्विट हो जाते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट से सारे जितने भी चार्जेस हैं वो सब आपके खारिज हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि रीअपॉइंटमेंट आपका हो सकता है आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम कस्टडी। इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में अभी अगस्त 2025 में, रिफर टू एज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। लेजिस्लेशन फोकस कर रही है ताकि सैंक्टिटी जो है हाई ऑफिसर्स की वो प्रिवेंट की जा सके। जो इंडिविजुअल्स या फिर जुडिशियल और पुलिस कस्टडी में जो इंडिविजुअल्स को लगता है कि हाई प्रोफाइल पर्सनस को कुछ नहीं कहा जाता है या कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती है, ठीक है। अब देखो JPC की बात आई है तो वो देखो क्या है। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी क्या है? एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है लेजिस्लेटिव के थ्रू, अप ऑफ लेजिस्लेचर मेड अप ऑफ मेंबर्स फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जनरली ये क्यों होती है? जैसे कोई मोशन पास हुआ है वन हाउस में और एग्री किया अदर ने, और या फिर जैसे कंसेंसस है गवर्नमेंट एंड अपोजिशन में, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो एक बनाई जाती है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का 129th अमेंडमेंट बिल। अब कॉन्स्टिट्यूशन का 129th अमेंडमेंट बिल क्या है, आइए ये भी देख लेते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का 129 अमेंडमेंट बिल कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में दिसंबर 2024 में बाय द लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, सीक्स टू इम्प्लीमेंट 1 नेशन 1 इलेक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार मान लो इसमें, ठीक है, कि जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने
इंप्लीमेंट किया है, सीक्स टू इंप्लीमेंट कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ताकि जो एक सिंक्रोनाइजेशन इलेक्शन हो सके लोकसभा और सारी स्टेट असेंबलीज का साइमल्टेनियसली एक साथ किया जा सके फॉर मैनेजिंग मिड टर्म रिजोल्यूशन टू मेंटेन दिस साइकिल। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कॉस्ट लगता है ना मल्टीपल इलेक्शंस में या कंसिस्टेंट ये सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, वो कम हो सके। जो बिल है वो अमेंड करेगा आर्टिकल 83 जो आपका ड्यूरेशन की बात करता है, आर्टिकल 172 जो स्टेट लेजिस्लेशन में ड्यूरेशन की बात करता है, और क्या और 82A आर्टिकल एक इंसर्ट किया जाएगा टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन। ठीक है, अभी हमने पीछे भी आर्टिकल पढ़े थे नारी शक्ति वाले पे, वो कौन कौन से थे आपको आप बताइए। आर्टिकल 330A, 332A एंड 239AA का अमेंडमेंट। ठीक है, ये 330A एंड 332A ये आपका इंसर्ट किया जाएगा, और 239AA जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसको अमेंड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका वन नेशन वन इलेक्शन में उसमें कौन सा आर्टिकल अमेंड किया जाएगा, आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172, और इंसर्ट किसको किया जाएगा, आर्टिकल 82A, ताकि हम फ्रेमवर्क क्रिएट कर सके फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ठीक है, मैकेनिज्म अब मैंने आपको बताया, फॉलोइंग अ जनरल इलेक्शन प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, जितने भी स्टेट असेंबली हैं, फिर क्या होगा सिंक्रोनाइज करेंगे टू एक्सपायर विद द लोकसभा 5 ईयर टर्म, मतलब कि लोकसभा और स्टेट असेंबली साथ में चलेंगे। 5 साल में अगर वो एक्सपायर टर्म कर रहा है अपना मतलब कंप्लीट कर रहा है तो 5 ईयर्स में ये भी। मिड टर्म इलेक्शन क्या है कि स्टेट अगर इफ ए स्टेट असेंबली और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है बिफोर इट्स 5 ईयर टर्म एंड्स, तो मिड टर्म इलेक्शन होगा, मतलब जहाँ से आपने छोड़ा है वहीं से आपका स्टार्ट होगा, वहीं से ही साइकिल स्टार्ट होगी। मान लीजिए कि 5 साल की गवर्नमेंट होती है, आपकी 2 साल बाद क्या हुआ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से वो क्या हुई, डिसॉल्व हो गई। ठीक है, तो अब मिड टर्म इलेक्शन जो होगा फिर आगे 3 साल के लिए चलेगी, फिर जब इनका कंप्लीट 5 साल खत्म हो जाएगा तो फिर 5 साल के लिए नहीं आएगी। बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में विंटर सेशन में, बिल रिफर किया गया है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन को फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आएंगे ही आएंगे, तो सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो फॉर योर ओन गुड। ठीक है, अब आइए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, ये इनैक्ट किया गया है 11 अगस्त 2023। डेट याद रखनी है आपको, 11 अगस्त 2023, डिजिटल प्रोटेक्शन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। ठीक, ये एक इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो रेगुलेट करता है प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा को। ये अप्लाई होता है डिजिटल डाटा कलेक्टेड विद इन इंडिया और अब्रॉड इफ इट इन्वॉल्व्स ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स इन इंडिया। मतलब अगर आप डिजिटल डाटा कलेक्ट कर रहे हो विद इन इंडिया या अब्रॉड तो ये भी इंक्लूड करता है। अगर आप इंडियन इंडिविजुअल्स को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो विद इन इंडिया या फिर अब्रॉड से, तो वो सब सारा ये इंक्लूड होगा। जो रूल्स है 2025 के ये फाइनलाइज करते हैं टू ऑपरेशनलाइज द एक्ट, मैंडेट स्ट्रिक्ट कंसेंट, डेटा सिक्योरिटी एंड राइट्स फॉर यूजर्स। क्या बोल रहा है कि आपको एक्ट को ऑपरेशनलाइज करना है, स्ट्रिक्ट कंसेंट लेनी पड़ेगी, डेटा को सिक्योर करना है और यूजर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है। की फीचर्स क्या है इसके, इंडिविजुअल्स के पास राइट होगा कि वो एक्सेस कर सके, करेक्ट, इरेज या फिर विड्रॉ कर सके अपने कंसेंट को, और फिर इंश्योर करेंगे कि जो डेटा एक्यूरेसी है, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स है, डिलीट डेटा वंस द पर्पस इज मेट। आप जो है ना एक्यूरेसी रखो, सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, एक बार डिलीट कर दिया जब आपका पर्पस कंप्लीट हो गया। आपका कंसेंट फ्रेमवर्क, आपको क्या है पर्सनल डाटा तभी प्रोसेस करेंगे विद फ्री, स्पेसिफिक एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो एक्सेप्ट स्पेसिफाइड लॉफुल एंड लेजिटिमेट यूजेस। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, डेडिकेटेड बोर्ड हैंडल करेगा नॉन कंप्लायंस और एजुकेट करेगा डिस्प्यूट्स को। ब्रीच नोटिफिकेशन, अगर कोई भी फिड्यूशरी प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म कर दे कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड बोर्ड इन केस ऑफ डेटा ब्रीचेस। ठीक है, ब्रीच का नोटिफिकेशन दिया जाएगा बोर्ड को, पेनाल्टीज भी दी जाएंगी अगर कोई प्रिवेंट करने डेटा को प्रिवेंट करने में फेल हो जाता है। जो रूल्स हैं वो 18 मंथ इंप्लीमेंटेशन टाइम है विद फुल कंप्लायंस एक्सपेक्टेड बाई May 13, 2027। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट 2023 11 अगस्त 2023। ठीक है, अब आइए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, 5 स्टार मार लो इसमें भी। ये देखिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 है ये अप्रैल 2025 में पास हुआ था, और ये जो 1995 का एक्ट है उसको एक्सटेंसिवली रिफॉर्म कर दिया गया है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव किया है, ट्रांसपेरेंसी आई है, और जो कैसे हम वक्फ प्रॉपर्टी को इंडिया में मैनेज करेंगे वो तरीका बताया गया है। ठीक है, रीनेम्ड द यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 उम्मीद एक्ट, इसको उम्मीद एक्ट को रीनेम किया गया है। इट इंक्रीजेज गवर्नमेंट ओवरसाइट, अब गवर्नमेंट का ओवरसाइट को इंक्रीज कर दिया गया है। नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो बोर्ड्स में हो सकते हैं, प्रॉपर्टी की डेफिनीशन चेंज की है, और सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल अपोजिशन भी दिखाया है इसमें। ठीक है, तो ये आपका वक्फ एक्ट 2025 है। अब क्या क्या चेंजेस हैं कि आपके 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी इंक्लूड किए जाएंगे बोर्ड में, एटलीस्ट 2 मुस्लिम वुमेन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, 2 नॉन मुस्लिम्स एंड एटलीस्ट 2
मुस्लिम वुमेन बोर्ड में होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरऑल क्या है, ये एक्ट अपडेट किया है इसने, डेफिनेशन को, रजिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया है, इम्फेसाइज किया है टेक्नोलॉजी को इन रिकॉर्ड मैनेजमेंट, सेपरेट बोर्ड्स बनाए गए हैं शिया, सुन्नी, बोरा एंड आगा खानी कम्युनिटीज़ के। गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या है कि जो एक्ट ने ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो हैं इनके रोल को इंक्रीज़ कर दिया है कि वो वक्फ डिस्प्यूट को डिसाइड करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, और रिड्यूस कर दिया है पावर ऑफ वक्फ बोर्ड इन डिक्लेयरिंग प्रॉपर्टीज एज वक्फ। पहले क्या होता था कि कोई भी प्रॉपर्टी इलीगली आप ले लिया और फिर बाद में आप बोल दो कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। अब मुस्लिम लॉ में क्या होता है कि वक्फ प्रॉपर्टी अगर है तो वो टोटली गॉड को दे दी जाती है ना, भगवान को, अल्लाह को दे दिया जाता है, ठीक है। तो फिर उसमें फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता था, तो इसलिए ये पूरा एक्ट जो है रिफॉर्म किया गया है और वक्फ बोर्ड की पावर कम कर दी गई है कि किसी भी लैंड को आप प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास पूरे मतलब एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, जो वर्क बाय यूजर है वो रिमूव कर दिया गया है। प्रॉपर्टी यूज्ड है वर्क फॉर लॉन्ग इवन इफ नॉट फॉर्मली रजिस्टर्ड फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टीज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ सितंबर 2025 में। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया सर्टेन प्रोविजन में, स्पेशली दोज अलाउइंग कलेक्टर्स टू डिसाइड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एज दिस पोटेंशियली ब्रीचेस द सेपरेशन ऑफ पावर। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस में स्टे लगा दिया है, जैसे कि अभी ये हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो पावर पड़ा उस पर, क्योंकि वो पोटेंशियली सेपरेशन ऑफ पावर को ब्रीच कर रहे हैं। एक्ट इंट्रोड्यूस किया है 2024 में। एम इसका यही है कि लिटिगेशन को वो रिड्यूस करना, अकाउंटेबिलिटी लाना, जो 21,000 केसेस पेंडिंग है और कई सारे केसेस में इंक्रोचमेंट हुआ है, ठीक है। अब आज जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो 2025 है आपका, खेलो भारत नीति, ये अप्रूव किया गया है 1 जुलाई 2025। कब अप्रूव किया गया है, 5 स्टार इसमें भी मान लो, 1 जुलाई 2025, जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 है उसको रिप्लेस किया है। विजन क्या है, खेलो भारत नीति, स्पोर्ट्स फॉर नेशन बिल्डिंग, हार्नेस द पावर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर नेशन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। जो खेलो भारत नीति है इसका क्या मोटो है कि हम स्पोर्ट्स जो है नेशन में बिल्ड करेंगे, जो स्पोर्ट्स की पावर है उसको हार्नेस करेंगे नेशंस के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। क्या है, स्पोर्ट्स फॉर नेशन बिल्डिंग, हार्नेस द पावर ऑफ नेशंस, कहाँ चला गया, हार्नेस द पावर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर नेशंस हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। ये पॉलिसी एम करेगी कि स्ट्रेंथन करेगी स्पोर्टिंग के कल्चर को, इकोसिस्टम को, ग्रास रूट लेवल से नेशनल लेवल तक। अल्टीमेटली जो एक्सीलेंस है स्पोर्ट्स में वो ग्लोबल स्टेज तक जा सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, यूटिलाइजेशन हो स्पोर्ट्स के टूल का सोशल डेवलपमेंट के थ्रू। स्पोर्ट्स में पीपल का हम हेल्थ और वेलबींग भी देखते हैं, मतलब हेल्दी होते हैं उससे, खेलने के से। जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है इसका एम है कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर इनटू टॉप 5 ग्लोबल स्पोर्टिंग नेशन बाय 2047, सपोर्टिंग बाय 2036 ओलंपिक bid. It outlines a roadmap to make India global sporting powerhouse with focus on 2036 Olympics. 5 strategic pillars क्या हैं इसके? ग्लोबल स्टेज में हमें एक्सलेंस दिखाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, सोशल डेवलपमेंट करना है, पीपल का मूवमेंट करना है, इंटीग्रेट करना है विद एजुकेशन। 5 पिलर क्या है आपके, आप पहले यही देख लो। ग्लोबल स्टेज में जाना है, देखो ग्लोबल स्टेज में जाएंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो उससे सोशल डेवलपमेंट होगी, सोशल डेवलपमेंट से क्या होगा कि पीपल्स के मूवमेंट होंगे। जब सोशली हम आएंगे तो पीपल्स के मूवमेंट होंगे, फिर उससे क्या होगा, इंटीग्रेशन एंड एजुकेशन होगा, इंटीग्रेशन विद एजुकेशन होगा, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ग्लोबल स्टेज में एक्सीलेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पीपल्स मूवमेंट, इंटीग्रेशन विद एजुकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये भी 5 स्टार मार्क करो, डेफिनेटली आना है। मनरेगा को जो रिप्लेस किया है उसका नाम क्या है, VBG रामजी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। क्या है, VBG राम जी, ठीक है। क्या है, विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अब ये जो है आपका एक्ट 2 2025 introduced to replace मनरेगा guarantee at least 125 days of wage employment per rural household annually. It focuses on strengthening rural infrastructure and livelihood with a 60-40 central state funding ratio aimed at enhancing income and creating productive assets. क्या बोल रहा है, ये जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट है, इसने मनरेगा को रिप्लेस किया है और गारंटी किया है कि 125 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा पर रूरल हाउस होल्ड एनुअली, पर रूरल हाउस होल्ड, जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं उन सबको एनुअली दिया जाएगा 125 डेज ऑफ वेज। फोकस कर रहा है ताकि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड है वो स्ट्रेंथ हो सके, और जो रेशियो है सेंट्रल स्टेट का वो 60-40 रेशियो हो, ताकि हम इनकम और जो क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स हैं उनको हम एम कर सकें।
क्या है इसमें कि एक तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, 100 डेज से 125 डेज हो गया। सेंटर स्टेट का रेशो पहले 9:10 था, अब 60-40 हो गया है, ठीक है, सॉरी 60-40 सेंटर स्टेट का हो गया है फंडिंग, और 90:10 किसमें, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में। बजट एलोकेशन क्या है, बजट याद रखना 95,692 करोड़, 95,692 करोड़ एलोकेटेड इन द 2026 बजट। बजट कितना है, 95,692, ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन यूजेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अब देखो, अब हम लोग धीरे धीरे डिजिटली जा रहे हैं, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बायोमेट्रिक किया जाएगा, AI इनेबल्ड मॉनिटरिंग होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी हो सके। पॉज विंडो इंक्लूड किया गया अप टू 60 डेज ड्यूरिंग विच नो वर्क मे बी प्रोवाइडेड, कि आपको मतलब कि 60 डेज का पॉज विंडो दिया गया है, उस टाइम पे आपको कोई वर्क प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। शिफ्ट फ्रॉम राइट टू इनलाइटमेंट, क्या बोल रहा है कि क्रिटिक सजेस्ट दैट शिफ्ट फ्रॉम जस्टिसिएबल राइट टू अ साइंटिफिक इंटाइटलमेंट कुड लिमिट वर्क अवेलेबिलिटी इफ फंड्स रन आउट, ठीक है, कि आपको जस्टिफिएबल राइट से सिमेट्रिक इनलाइटमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है, ताकि अगर फंड्स जब रन आउट हो जाए। एक्ट का एम क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ताकि बेटर वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है टू रिप्लेस द मनरेगा। अब आ जाते हैं PM आशा स्कीम। PM आशा स्कीम क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो 2018 में आई थी। इसका एम यही था कि जो फार्मर्स हैं उनको MSP जो मिलती है उनके क्रॉप्स की, जैसे पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा, वो प्रोटेक्ट किया जाए, फाइनेंशियल लॉसेज ना हो जब मार्केट प्राइस डिक्लाइन हो जाता है। मतलब क्या कि सरकार बोल रही है कि आपका जिस दाम में बिकती है उसी दाम में ही हम आपका खरीद लेंगे, ठीक है, यही चीज़ है मार्केट सपोर्ट प्राइस वाला। स्कीम स्ट्रेंथ करता है कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हो MSP में, फंक्शन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन है। 35,000 करोड़ को एलोकेटेड किया गया है ड्यूरिंग 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल टिल 2025 टू 2026। PM आशा, नाम याद रखना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है, ये तो हटाओ। अब आ जाते हैं शाइन स्कीम। शाइन स्कीम दो हैं, लेकिन देखो शाइन स्कीम क्या है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे यूपी में एग्जाम में, GK के मेंस में अजीब अजीब से क्वेश्चंस देते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जो हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, ठीक है। देखो शाइन स्कीम क्या है, स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन, एक तो ये है। दूसरा है आपका शाइन स्कीम, जैसे और भी कई सारे हैं, साइंस, हेल्थ, इनोवेशन, नेक्स्ट, हटाओ ये सब तो हटाओ। स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन, ये इज़ अ 2026 स्कीम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का, ताकि हम वुमेन को एम्पावर कर सके, क्वालिटी एम्बेसडर्स प्रोवाइड एज अ क्वालिटी एम्बेसडर्स, मतलब स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म और हम वुमेन के एम्पावरमेंट को नर्चर करें। 79 बिस फाउंडेशन डे में NGOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको एजुकेट करेंगे सेफ्टी स्टैंडर्ड और आइडेंटिफाई करेंगे काउंटर फिटिंग प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, और फॉस्टर करेंगे कि क्वालिटी कल्चर उनके हाउस होल्ड में प्रोवाइड हो। इसमें क्या इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें वुमेन को एम्पावर करना पड़ेगा टू बिकम सेंट्रल फिगर इन प्रमोटिंग क्वालिटी, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, ISI हॉलमार्क CRS विद इन देयर कम्युनिटीज़ एंड हाउस होल्ड, ठीक। अब मतलब कि आप वो क्वालिटी की तरफ प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम उन्हें बताना चाह रहे हैं कि सेफ्टी स्टैंडर्ड कैसे हो, कैसे आप काउंटर फिटिंग प्रोडक्ट्स को पहचान सकें। इंप्लीमेंट किया गया है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जैसे पार्टनरशिप NGO सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ। शिफ्ट फ्रॉम सीइंग वुमेन मेनली एज अ कंज्यूमर टू एजेंट ऑफ चेंज हु प्रोटेक्ट फैमिली फ्रॉम सब स्टैंडर्ड गुड्स, लॉन्च किया गया था जनवरी 2026 में बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के थ्रू टू स्ट्रेंथन द क्वालिटी कल्चर इन इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ GK के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और कल भी मैं वीडियो डाल दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और लाइक ज़रूर करा करिए वीडियोज़ देखने के बाद। थैंक यू सो मच।